सो हे हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू। होपफुली कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस किस्सों को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि जो मानवी की कार होती है वो ब्लास्ट हो जाती है, और ब्लास्ट होने की वजह से जो हमारी अनन्या होती है वो भी उसकी चपेट में आकर जाकर दूर गिरती है, और वहाँ पे पत्थर था जिस पर अनन्या का सर लगता है, और खून ज़्यादा बहने की वजह से वो भी वहीं बेहोश हो जाती है। अब आगे 4 साल बाद, ओके, वक्त की रफ्तार कुछ इस तरह से चलती है कि कब 4 साल बीत गए पता ही नहीं चला। इन 4 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। ईशान और ईशानी को उनके पापा ने वापस बुला लिया। उन्होंने इंडिया में रुकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पापा नहीं माने तो उन्हें वापस लंदन जाना पड़ा। आरू ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो एक सक्सेसफुल सिंगर है। उसकी सगाई हो चुकी है। उसकी मर्जी या ज़बरदस्ती, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सावी ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब वो एक कोरियोग्राफर है। अनन्या और अंजलि अब भी निशा के साथ वाइट मैंसन में ही रहते हैं। वो दोनों निशा का एक बच्चे की तरह ख्याल रखते हैं। उसकी उनके साथी की वजह से निशा अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरे कश्यप इंडस्ट्री को भी संभाला है, खुराना इंडस्ट्री को भी संभाला है। अब वो एक मासूम लड़की से एक मैच्योर वुमेन बन चुकी है। सबने कहा कि मानवी नहीं रही, लेकिन वो अभी भी मानवी के इंतज़ार में जी रही है, और एक सक्सेसफुल इंसान बोल सकते हैं बन गई है। और वो कातिल अभी भी मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उसके सपने अभी भी पूरे नहीं हुए। अवनी जी और अलख जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मानवी के नाम, मानवी के पार्टनर यानी कि निशा के नाम कर दी थी। इस वजह से उसका सारा प्लान बिगड़ गया था। अनन्या और अंजलि के रहते अब निशा के आसपास भी कोई नहीं भटकता था, लेकिन अभी भी किसी को नहीं पता था कि मास्टरमाइंड कौन है, किसने मानवी का एक्सीडेंट कराया। अभी भी उसकी खोज जारी है। मानवी इकलौती थी जिसे कि इस बारे में पता लगा था। वो कुछ बताती उससे पहले ही वो एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद से एक रूम जिसमें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। और सुबह के अराउंड 4 बज रहे थे। सामने बेड पर एक इंसान सो रहा था। कंबल नीचे लटके हुए थे। पिलो नीचे फ्लोर पर इधर उधर बिखरे हुए थे। बेड के साइड लगी अलार्म बार बार बजती है। अलार्म की आवाज़ सुनकर वो इंसान अपनी आंखें खोलती है और खड़ी होकर अपने हाथ में पकड़ी तस्वीर को देखते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग हनी, आई रियली मिसिंग यू, जल्दी वापस आ जाओ ना अपनी वाइफी के पास। इतना कहकर वो उस तस्वीर को अपने उस तस्वीर पर अपने होंठ रख देती है और हल्का सा मुस्कुरा कर बोलती है, जब तक आप वापस नहीं आते मैं इससे काम चला लूँगी। एक बार आप वापस आ जाओगे फिर मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगी, खुद से बांध कर रखूँगी, देख लेना। चलो अभी मैं जिम के लिए जाती हूँ, फिर आकर आपसे बात करती हूँ। इतना कहकर वो बेड से उठती है और उस तस्वीर को टेबल पर अच्छे से रखकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इंसान कौन है। नहीं समझे तो चलो मैं बता देती हूँ। ये हमारी क्यूट सी निशा है, जो अब किसी ब्यूटीफुल वुमन से कम नहीं लगती है। उसकी आंखें अब और भी ज़्यादा गहरी और नीली हो गई थी, जिसमें मानवी हमेशा से खुद को खोता हुआ महसूस करती थी। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है और जिम की तरफ चली जाती है। 2 घंटे वो जिम जिम में अपना पसीना बहाकर वापस रूम में आती है और सीधा
बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम पहनकर बाहर आती है और क्लोजमेट रूम में जाकर बिजनेस सूट पहन कर आती है। अब रूम में हल्की हल्की रोशनी फैल चुकी थी, जिससे उस इंसान की झील सी गहरी नीली आंखें साफ चमक रही थी, लेकिन उन आंखों में एक खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन तभी उसका ध्यान अपने रूम की तरफ जाता है, जहाँ चारों तरफ मानवी और उसकी ही तस्वीर लगी थी, जिसे देखकर निशा हल्का सा ही सही लेकिन मुस्कुराती ज़रूर है। निशा बेड के ऊपर लगी मानवी की बड़ी सी तस्वीर को प्यार से निहारते हुए बोलती है, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आज काम बहुत है इसलिए जल्दी जाना होगा। इतना कहकर वो अपनी वॉच में टाइम देखती है और रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ चली जाती है। इस समय सुबह के 7 बज रहे थे। सभी सर्वेंट अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तभी उनको एक आवाज़ सुनाई देती है, 1 ब्लैक कॉफ़ी। थोड़ी देर बाद वो इंसान अपनी कॉफ़ी ख़त्म करके अपनी फाइल उठाती है और बिना कुछ बोले बाहर की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर अनन्या हाथ बांधकर खड़ी होते हुए उसे घूर कर पूछती है, इतनी सुबह कहाँ चली ये सवारी? जिसे सुनकर निशा के बढ़ते हुए कदम वहीं पर रुक जाते हैं। निशा दांतों के तले अपनी जीभ दबा लेती है और सिर झुकाकर किसी बच्चे की तरह बोलती है, वो दी। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि अगर अनन्या को पता लगा वो अकेली ऑफिस जा रही है तो उसकी तो खैर नहीं। बकरी की तरह मिमिया क्यों रही हो? जितना पूछा उतना जवाब दो। 1 मिनट। जी, अनन्या निशा को घूरते हुए बोलती है, लेकिन तभी उसका ध्यान निशा की तरफ जाता है, जो कि बिजनेस सूट पहने हुई थी। वो निशा के पास जाती है और उसका कान पकड़ के मरोड़ते हुए बोलती है, तू अकेली ऑफिस जा रही है, वो भी बिना किसी को बताए? जिस पर निशा दर्द से चिल्लाते हुए बोलती है, दी छोड़ दो, दर्द हो रहा है। जिस पर अनन्या बोलती है, नहीं छोड़ूंगी। पहले ये बता, तू फिर से अकेली जा रही है ना? निशा, तुम्हें कितनी बार कहा है बिना किसी को बताए, बिना सिक्योरिटी के घर से बाहर मत निकला करो। मानवी को हम खो चुके हैं, अब तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। कहते हुए अनन्या की आंखों में नमी आ जाती है। उसकी बातों में निशा के लिए फिक्र साफ देखी जा सकती थी। वहीं ये सुनकर निशा का फेस बिल्कुल सख्त हो जाता है। वो बोलती है, मेरी हनी कहीं नहीं गई, वो वापस ज़रूर आएंगी। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, वो मुझे मम्मा की तरह छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। मुझे मेरे हनी पर पूरा विश्वास है, वो ज़रूर वापस आएंगी। आप देख लेना दी। यहाँ इतना कहकर निशा चुप हो जाती है। वहीं अब अनन्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अब वहाँ पर एकदम शांति छाई हुई थी। तभी अंजलि बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ? क्यों मेरे बच्चे को परेशान कर रही हो आप अनन्या? कमर पर हाथ रखकर अंजलि अनन्या को डांटते हुए कहती है। अंजलि की आवाज़ सुन दोनों का ध्यान उस तरफ जाता है। अंजलि उनके पास आकर निशा के कान को अनन्या से छुड़वाते हुए बोलती है, पतिदेव, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। देखो, अपनी निशा का कान कितनी जोर से पकड़ा है कि उसका कान लाल हो गया है। इतना कहकर अंजलि अनन्या को घूरने लगती है। वहीं जब अनन्या ये देखती है तो वो निशा से माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी निशा, मेरा ध्यान नहीं था। इस पर निशा बोलती है, इट्स ओके दी। और फिर हंसते हुए अंजलि से बोलती है, वैसे भाभी माँ, दी आपसे कितना डरती हैं। मैं कब से कान छुड़ाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, नहीं छोड़ा, लेकिन आपके एक बार कहते ही अनन्या दी भीगी बिल्ली बन गई। ये सुनकर अनन्या का मुंह बन जाता है। वहीं अंजलि और निशा एक दूसरे को ताली देते हुए हंसने लगते हैं। निशा को हंसता देखकर अनन्या के होठों पर भी एक तो फीकी सी मुस्कान खिल जाती है। ये हमेशा का था। दोनों मिलकर हमेशा अनन्या का मजाक उड़ाते थे और फिर खिलखिला कर हंसते। भले ही मानवी नहीं थी, लेकिन अनन्या और अंजलि पूरी कोशिश करते थे कि निशा को खुश रखे।
वो दोनों हंस रहे थे कि तभी अंजलि का ध्यान निशा की तरफ जाता है। उसे रेडी देखकर अंजलि बोलती है, वैसे निशा, इतनी सुबह इतनी रेडी सेडी होकर तुझसे कित्थे चले। इतना कहकर अंजलि निशा को घूरने लगती है। वहीं ये सुनकर निशा हंसना बंद करके सोचने लगती है कि अब वो क्या जवाब दे। जिस पर अनन्या आग में घी डालते हुए बोलती है, जनाब, किसी को बताए बिना अकेले ऑफिस जा रही थी, लेकिन मैंने इन वक्त पर देख लिया। ये सुनकर अंजलि निशा को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगती है। जिस पर निशा अपना मासूम सा फेस बनाते हुए बोलती है, वो भाभी माँ, ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम था। जिस पर अंजलि बोलती है, तुम्हें ज़रूरी काम हमारे लिए कुछ नहीं है। और वो निशा को साइड से हग करते हुए बोलती है, निशा अंजलि को साइड से हग करते हुए बोलती है, डोंट वरी भाभी माँ, आपकी दी फाइटिंग ट्रेनिंग पर आप विश्वास रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा है ऐसा है क्या? तो चलो फिर देखते हैं तुम्हारी फाइटिंग स्किल कितनी अच्छी है। अंजलि निशा को देखते हुए बोलती है। ये सुनकर तो निशा की बोलती बंद हो जाती है। कुछ सोचकर वो बोलती है, ओके, लेकिन इसके बाद आप मुझे ऑफिस जाने से नहीं रोकोगे। जिस पर निशा की बात सुनकर अंजलि भी बोलती है, ओके, डन। थोड़ी देर बाद ग्राउंड में निशा और मानवी खड़े थे। सूरज की किरणें उन पर साफ पड़ रही थी। इन 4 सालों में निशा ने डाइट की थी, एक्सरसाइज की थी, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। बिना किसी चेतावनी के वहाँ पे कुछ गार्ड होते हैं, वो बिना किसी चेतावनी के निशा पर हमला कर देते हैं। लेकिन निशा कहाँ कम थी, उसके मूव काफ़ी फास्ट थे। थोड़ी ही देर में निशा सभी गार्ड्स को धूल चटा देती है। सभी गार्ड नीचे पड़े दर्द से करा रहे थे। वो गार्ड वेल ट्रेंड थे, लेकिन निशा के आगे ज़्यादा देर टिक न सके। निशा एक डेविल स्माइल के साथ उन्हें देखते हुए बोलती है, अभी बोलने ही वाली होती है, तभी पीछे से अचानक निशा पर कोई हमला करता है। सही वक्त पर निशा झुक जाती है, इसलिए वो बच जाती है। बस हाथ में वहाँ हॉकी स्टिक लिए अंजलि निशा पर फिर हमला करती है। ये देखकर निशा की आंखें सख्त हो जाती हैं। अंजलि फिर से निशा पर जोर से हमला करती है, लेकिन बीच में ही निशा उसे पकड़ लेती है और गुस्से में बोलती है, ये गलत है, आपको पता है ना मैं आपको चोट नहीं पहुंचा सकती। जिस पर अंजलि निशा पर दबाव बनाते हुए बोलती है, जंग में ये नहीं देखा जाता कि सामने कौन है, पता नहीं लगता कब और कौन उसका पीठ में छुरा भोंक दे, इसलिए बी प्रिपेयर्ड निशा। अच्छा, ऐसा है क्या? कहते हुए निशा भी अपनी पूरी ताकत के साथ अंजलि को पीछे धकेल लेती है। अंजलि हॉकी स्टिक को साइड में फेंक निशा के ऊपर फिर से हमला करती है। निशा भी अपनी पूरी ताकत के साथ अंजलि का मुकाबला कर रही थी। इस वक्त दोनों किसी जानी दुश्मन की तरह लग रहे थे। अचानक अंजलि निशा के पीछे से गर्दन दबोच लेती है। अब निशा से हिला भी नहीं जा रहा था, क्योंकि अंजलि की पकड़ काफ़ी मजबूत थी। निशा आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेती है और वहीं निशा को शांत देखकर अंजलि भी हल्का मुस्कुराकर बोलती है, बस इतनी ही ताकत। अंजलि ने अभी इतना कहा ही था कि निशा पूरी ताकत के साथ अंजलि को पकड़ के सामने पीठ के बल गिरा देती है। दोनों पसीने से पूरे भीग चुके थे। अंजलि हैरानी से निशा को देख रही थी। निशा ने काफ़ी सावधानी से अंजलि को पकड़कर नीचे पटका था, जिस वजह से उसे चोट नहीं आई थी। निशा अंजलि को उठाने के लिए अपना हाथ आगे करती है और कहती है, आपकी स्टूडेंट हूँ, कमज़ोर थोड़ी ना हो सकती हूँ। निशा की बात सुनकर अंजलि के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। वो निशा का हाथ पकड़ती है और उठकर खड़ी हो जाती है। जिस पर अरण्या ताली बजाते हुए आती है और कहती है, अरे वाह, बहुत खूब, वेल डन निशा, आई एम प्राउड ऑफ यू। अंजलि भी उसका कंधा थपथपाते हुए बड़े ही गर्व से कहती है। उसके बाद से निशा बोलती है, ओके, मैं जीत गई, अब मैं चली ऑफिस।
तो अंजलि उसे रोकते हुए बोलती है, रुको, पहले ब्रेकफास्ट करो फिर गार्ड के साथ चले जाना। ये सुनकर निशा का तो मुंह ही बन जाता है। वो क्या कहती, वो कुछ नहीं कहती। उससे पहले ही अनन्या सख्ती से बोलती है, अब नो नो मोर एक्सक्यूज। तुम चाहे कितनी भी अच्छी फाइटर हो, लेकिन हम तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे। अनन्या की बातों में निशा के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। निशा अनन्या की बात मानते हुए बोलती है, जो हुक्म दी भाभी। लेकिन आप दोनों ऑफिस नहीं जाओगे क्या आज? जिस पर अनन्या बोलती है, आएंगे लेकिन थोड़ा लेट, हमें ज़रा कहीं जाना है। उसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है खुराना इंडस्ट्री। निशा की कार आकर रुकती है। उसकी कार के आगे और पीछे दोनों तरफ एक एक गार्ड की कार थी। गार्ड्स बाहर निकलकर गन पकड़े हुए एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। बीच वाली कार से पीछे वाली सीट का गेट खुलता है और अपना जो सूट होता है उसे ठीक करते हुए आंखों पर एक पतले फ्रेम का चश्मा लगाते हुए निशा बाहर निकलती है। सुबह का वक्त था, इसलिए कंपनी के बाहर स्टाफ का आना जाना लगा हुआ था। वो एक जगह रुककर निशा को देखने लगते हैं। गार्ड की वजह से वो निशा को अच्छे से नहीं देख पा रहे थे, लेकिन कोशिश पूरी कर रहे थे कि निशा की एक झलक पा लें। उन सबको नज़रअंदाज करके निशा कंपनी के अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा लेती हैं। वो बिल्डिंग लगभग 25 फ्लोर की थी। निशा जहाँ से गुजर रही थी वहाँ का स्टाफ उसे ग्रीट कर रहा था। निशा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उसका फेस एकदम सख्त था। थोड़ी देर बाद निशा एक लिफ्ट के पास आकर रुकती है। ये लिफ्ट 25वें मंजिले पर जाकर ही रुकती थी। इसमें निशा, अनन्या और अंजलि के अलावा किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। निशा 2 गार्ड के साथ उस लिफ्ट में चली जाती है और बाकी के गार्ड बाहर ही रुक जाते हैं। टिंग की आवाज़ के साथ लिफ्ट रुकती है और लंबे लंबे कदम उठाते हुए निशा सीईओ के केबिन के आगे रुकती है। उस फ्लोर पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस थी। एम्प्लॉय अपने काम में पूरी तरह से मग्न हो रखे थे। गार्ड्स बाहर गेट पर रुक गए और निशा गेट ओपन करके केबिन में चली जाती है। केबिन में हर एक चीज़ काफ़ी सलीके से सजाई गई थी। सामने टेबल और सीईओ की चेयर, साइड में बैठने के लिए सोफ़ा, एक साइड बुक सेल्फ और फाइल भी रखी हुई थी। केबिन के कोने में मानवी और निशा की बहुत प्यारी सी पिक्चर लगी हुई थी। एक पिक्चर में निशा, मानवी, अनन्या, अंजलि, ईशान, ईशानी, सावी, आरू सभी थे। केबिन एक अटैच एक रूम और बाथरूम भी बना हुआ था। निशा सीधे जाकर सीईओ की चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान टेबल पर रखे फ्लावर वास पर जाता है। उसमें फ्रेश रेड रोज सजाए हुए थे। ये देखकर निशा के फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। वो वास उठाकर एक कोने में फेंक देती है और खड़ी होकर केबिन के बाहर निकलती है और गुस्से से ज़ोर से चिल्लाती है, मेरी गैर मौजूदगी में मेरी केबिन में कौन आया था? निशा की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सभी स्टाफ काम करते हुए रुक जाते हैं और खौफ से निशा को देखने लगते हैं, क्योंकि निशा को बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई उसके केबिन में आए और वहाँ की किसी भी चीज़ को टच करे। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर कौन है जिसकी आज सामत आई है? निशा फिर से कहती है, अगर 1 मिनट में वो शख्स मेरे सामने नहीं आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इससे अच्छा बिना टाइम वेस्ट किए मेरे सामने आ जाओ। ये सुनकर उस स्टाफ में से एक लड़की घबराते हुए बाहर निकलती है। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वो नज़रें झुकाए हुए खड़ी थी। उसे बिना देखे निशा गुस्से में कहती है, फायर। और इतना बोलकर निशा कैबिन में चली जाती है। ये सुनकर वो लड़की धम से घुटनों के बल गिर जाती है और रोने लगती है। बेचारी निशा को इम्प्रेस करने के लिए उसके केबिन में सबसे छुपकर फ्लावर वास रखने गई थी, लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से वो जॉब से हाथ धो बैठी।
उस लड़की के दोस्त आकर उसे शांत कराने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उस डिपार्टमेंट का हेड उस लड़की को उसका रेजिग्नेशन लेटर लाकर दे देता है। सारा स्टाफ बस हैरानी से उस लड़की और केविन की तरफ देख रहा था। इन 4 सालों में पता नहीं ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ को निशा ने कंपनी से निकाला था। वहीं केबिन में निशा मानवी की तस्वीर को हाथ में लिए बैठी हुई थी और उसे प्यार से निहारते हुए बोलती, हनी, लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि मुझे नहीं पसंद आपके अलावा किसी को भी मेरे करीब आने देना। प्लीज़ हनी, आ जाओ ना वापस। क्या आपको अपनी वाइफ की याद नहीं आती? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? निशा मानवी से शिकायत करते हुए कहती है। इस वक्त वो एक खड़ूस बॉस से एक क्यूट सी बच्ची लग रही थी। अब मानवी निशा को ऐसे देखती तो शायद भागी भागी चली जाती उसके पास, लेकिन मानवी पता नहीं कहाँ है। चाहे मानवी जहाँ भी हो, निशा को याद तो ज़रूर कर रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या